ये कंटिन्यूएशन वीडियो है जो लास्ट वीडियो मैंने डाला था, जहां मैंने टिप्स दिया है जून एग्जाम्स के लिए। उसमें मैंने बताया था कि अपने कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि जो मैंने देखा है पैटर्न वगैरह देख के कि कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आप देखोगे कि अभी आपको कैसे टेस्ट कर रहे हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है, जैसे ये क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक है जो कई बार आ चुका है, और मैंने ये कुछ जो क्वेश्चंस है ना केस बेस्ड वाले, ये मैंने अलग से आप जो सामने स्क्रीन में शेयर देख रहे हैं, मैं शेयर कर रखा हूँ। ये वही क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, मैं बोलूँगा वेरी वेरी हाई चांस इस टाइप के क्वेश्चंस, या प्रोबेबली आपका लक अच्छा रहा तो सेम क्वेश्चन ही आपको पेपर में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन कौन सा होगा जहां आपको टेस्ट कर रहे हैं? वो आपको टेस्ट कर रहे हैं कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन है और टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को चेंज होने से क्या रिस्क होती है, टेक्नोलॉजी के ऑब्सोलेंस होने से क्या रिस्क होगी। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए एक बैंक है, वो एक नया सिस्टम इंप्लीमेंट करती है, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या इशू है कि नए नए सॉफ्टवेयर आएंगे, नए नए चेंज आएंगे, अभी एआई की बात चल रही है। तो क्वेश्चन क्या बन के पूछा जाता है आजकल एग्जाम में कि अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गया या आपने जो इंप्लीमेंट किया वो ऑब्सोलीट होने का रिस्क है, उसको लेके आप उसको बचाने के लिए क्या क्या करेंगे। तो मैंने जो ये नोट्स बनाए हैं ये आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ये नोट्स का सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं। इसमें मैंने स्पेसिफिकली कुछ जो केस बेस्ड क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आने के बहुत हाई चांसेस हैं वो लिखे हैं, वो डाल दिए हैं, और साथ में नीचे की तरफ आप देखोगे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने वो भी यहाँ पर अलग से नीचे की तरफ लिख दिया है। मैं अपने मैट में जाके, जो अपना मैट यूज करते हैं, ये वाला पार्ट है, मैं स्पेसिफिकली जाके इसमें भी कुछ आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चंस जो हैं ये थोड़े ध्यान से कर लेंगे। तो मेन मकसद क्या है अगेन ये वीडियो बनाने का, कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट वीडियो, कि स्टूडेंट्स को जो एक डायलेमा रहता है कि क्या क्वेश्चन आएगा पता नहीं, तो इससे होपफुली, अगेन कोई गारंटी नहीं है, मैं पिछले वीडियो में और बार बार बोलते रहता हूँ आपके एमआईसी सब्जेक्ट के लिए कि कोई हाथ पैर नहीं है क्वेश्चन का, ठीक है, बट अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रिपेयर करके जा सकते हैं विद आवर बेस्ट चांसेस। ये भी आपको हेल्प करेगा, सब कुछ ठीक रहा, लक अच्छा रहा तो इसमें से काफ़ी कुछ कॉमन आपको पेपर में मिल जाना चाहिए, है ना। भगवान की कृपा रही तो सब कुछ ठीक होना चाहिए, आपको काफ़ी क्वेश्चंस कॉमन मिलेंगे। तो जैसे मैं सैंपल में अभी बताया कि टेक्नोलॉजी के चेंज होने से क्या फ़र्क पड़ता है, ऑब्सोलेंस होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, और एक और चीज़ है जो हमेशा एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ये मैं पहले भी शेयर किया हूँ आपसे कि क्वेश्चन सेम रहेगा, आंसर अलग अलग। सजेस्टेड आंसर में आप खोल के देखिए, क्वेश्चन सेम है, आंसर अलग अलग है। तो एज ए टीचर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट ऑन माई साइड टू से कि ये क्वेश्चन में ये आंसर लिखिए, मतलब थोड़ा अजीब लगता है मेरे को ये चीज़। सेम क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, और जो सजेस्टेड आंसर जो आपका साइट में है आईकैन के, वो है सारे, है ना, वहीं से मैंने ये जो इनफैक्ट ये जो आंसर आपको यहाँ दिखेंगे ये सजेस्टेड आंसर से ही लिया है मैंने। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है मेरे लिए एज ए टीचर कि भैया मैं कैसे बोलूँ कि ये लिखिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के अलग अलग आंसर आपको मिल जाएंगे। बट टू आवर बेस्ट, मैंने भी अपना बेस्ट, है ना, ट्राई कर रहा हूँ आपको लास्ट मोमेंट में हेल्प करने के लिए एग्जाम में। तो अब जो सजेस्टेड में है मैंने ट्राई किया है, जो बेस्ट से बेस्ट हो मैंने दिया है, प्लस क्वेश्चन में मैंने डिफरेंशिएट किया है कि एक दो वर्ड का डिफरेंस से कैसे आंसर चेंज होगा, तो उससे आपको हेल्प मिलेगा। अब क्वेश्चन 1 देखिए, अगेन बहुत डिटेल में मैं सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ नहीं सॉल्व करा रहा हूँ, आपको ये सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, मैं डिस्कस कर लूंगा यहाँ पर, आप एक रीडिंग कर लीजिए। 15 क्वेश्चन सारे होंगे इसमें, आपको 1-2 घंटा लगेंगे, शायद 2 घंटे में आपको ये सारा हो जाएगा, और इससे काफी कुछ एग्जाम में आपको आ सकता है। क्या है, हाउ डू चेंज इन टेक्नोलॉजी अफेक्ट बिजनेस। तो ये जो पैटर्न है, ये जो क्वेश्चन का टाइप है, क्या टाइप है कि टेक्नोलॉजी में चेंज होने से बिजनेस में क्या फर्क पड़ेगा, आप उसके रिस्क को कम करने के लिए क्या करेंगे,
टेक्नोलॉजी के ऑब्सोलीट होने से बिजनेस में क्या फर्क पड़ेगा, नीचे क्वेश्चन मिलेगा उसको। आप उसको रिस्क को कम करने के लिए क्या करेंगे, कहने का मतलब है क्वेश्चन का पैटर्न समझिए। क्या पूछना चाह रहे हैं कि भैया टेक्नोलॉजी दिन ब दिन चेंज हो रही है, उसका जो रिस्क है उसको कम करने के लिए आप क्या करेंगे। और साथ में पूछा गया हाउ कैन मॉडर्न बिजनेस मिनिमाइज नेगेटिव इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो ये वाला पार्ट मैंने रेड में किया हुआ है ताकि आपको क्वेश्चन, ये पैटर्न काफी कॉमन हो रखा है, क्या है, मिनिमाइज द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज। ये वाला मैं पढ़ूंगा, अगेन पूरा डिटेल में डिस्कस मैं नहीं करूंगा, ट्राई करूंगा जितना हो सके अपने कवर अप कर ले। यहां पर एक बार पढ़ोगे 1-2 घंटे की रीडिंग में सारा कवर अप हो जाएगा। मॉडर्न बिजनेसेस आर इंक्रीजिंगली रिलायंट ऑन टेक्नोलॉजी फॉर देयर ऑपरेशंस। एसेंशियल बिजनेस फंक्शन जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, कस्टमर सर्विस, कम्युनिकेशन मेक यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन। फॉर एफिशिएंसी नो बिजनेस कैन बी एनविसाज विदाउट सम यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली ऊपर यही बोला गया है कि टेक्नोलॉजी जरूरत है, सब लोग यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के बिना कोई उपाय नहीं है। As more and more business functions are independent of technology, the change in technology directly affects the business process and operations. तो भैया चेंज इन टेक्नोलॉजी तो बहुत इफेक्ट करेगा। आज जैसे कि नेपाल का मेरे को पता नहीं, इंडिया का एग्जांपल दे रहा हूं। कोऑपरेटिव बैंक जो है अभी भी मैनुअल सिस्टम में वर्क कर रहे हैं, बट सडनली द गवर्नमेंट वांट्स ऑल, जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं इंडिया में वो सारी तो कन्वर्ट हो चुकी है सीबीएस सिस्टम में, कंप्यूटराइज सिस्टम में। बट मेनी स्मॉल बैंक्स ना, माइक्रो बैंक्स, माइक्रो जो लेवल के बैंक्स हैं, जिससे कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव बैंक्स, उनको अभी कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है। तो भैया बहुत दिक्कत वाली चीज हो गई है, टेक्नोलॉजी पूरी चेंज हो रही है ना, लोगों को काम आना चाहिए, लोगों की नौकरी जा सकती है, पीपल हैव टू लर्न, ट्रेन करना पड़ेगा आपको नई टेक्नोलॉजी में। तो चेंज इन टेक्नोलॉजी तो बहुत बड़ा इफेक्ट है। मोटा मोटी ये आंसर का क्रक्स क्या होगा कि ट्रेनिंग देना वर्कर को ताकि अपडेट रहे, है ना, न्यू टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करके यूज करना, हार्डवेयर को चेंज करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, आपको माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा अडेप्शन को लेके, कि आपको ये सोचना पड़ेगा हाँ हमें भी चेंज करना पड़ेगा समय के साथ। तो बेसिकली ये क्वेश्चन पैटर्न आपको मिलेगा इसका आंसर का। तो मेजर इफेक्ट्स क्या होगा टेक्नोलॉजी चेंज का, अडेप्टिंग एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस, ट्रेन करना पड़ेगा यूजर को, माइग्रेट, डेटा को माइग्रेट करना पड़ेगा नए सिस्टम्स में, और डिसरप्शन इन बिजनेस प्रोसेस कंटिन्यूटी। भैया जब आप नए सिस्टम को इंप्लीमेंट करते हैं तो एक बार के लिए जो पुराना है उस पर डिसरप्शन तो आएगा, और उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या कहते हैं, कितना इजी आंसर, 8 मार्क 10 मार्क मिल जाते हैं। इतना इजी क्वेश्चन बन रहा है ये, और 8 से 10 मार्क का एक पूछा जा रहा है, 8-8 मार्क का, और आप आराम से एग्जाम में ला सकते हैं। और इसको देखिए अब क्या ना, ये ऊपर का दोनों ना लिंक है, ये और ये पार्ट लिंक है। ऊपर बोला गया इफेक्ट ये है, और इसको जो मिनिमाइज करने के लिए जो क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इसके इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आंसर इसी को लिख के आंसर दे दिया। कैसे भैया, हमें टेक्नोलॉजी चेंज स्विच ओवर प्रोसेस में जाना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो ऊपर जो लिखा हुआ था ना कि ये करना पड़ेगा, यहां बोल रहे हैं ये करिए, है ना, प्रोसेस को स्विच ओवर करना पड़ेगा, नई टाइप के प्रोसेस को अडेप्ट करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा, हैंड होल्डिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स, जो लोग हैं उनको साथ रहना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि चेंज हो रहा है ना, मिलके करते हैं। डेटा बैकअप रिजीम करना पड़ेगा, या माइग्रेट डेटा की बात थी, भैया माइग्रेशन से पहले बैकअप लेके रखिए, है ना, सिस्टम चेंज होगा तो मे बी कुछ गड़बड़ हो चेंज होने के टाइम में, तो आपके पास बैकअप होना चाहिए। और एक और बोला गया क्लोज कोऑर्डिनेशन रखना पड़ेगा, जो 4th पॉइंट था उसी को नीचे लिखा गया है कि आप माइग्रेट कर रहे हैं ओल्ड से न्यू में, तो उस माइग्रेशन के लिए क्लोज कोऑर्डिनेशन रखना पड़ेगा ओल्ड सिस्टम वाले के साथ, नए के साथ में। और ये वाला पार्ट हमने चैप्टर में कवर किया कि माइग्रेशन की स्ट्रैटेजी होती है कन्वर्जन की, डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, पैरेलल कन्वर्जन, फेज कन्वर्जन, पायलट कन्वर्जन। तो बेसिकली डिटेल में नहीं जाना, बट ये वाला बोल रहा है कि कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो ये जो पैटर्न है ना, इसको, ये क्वेश्चन ये हाल में बहुत आया है एग्जाम में, बिल्कुल देख के जाइए, पढ़ के जाइए। ये वाला पार्ट जो मैंने आपको यहां कवर किया है, इसको प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं देख के जाइएगा। सॉफ्ट कॉपी कहां मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाके आप फ्री में इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी सॉफ्ट कॉपी को। टेक्नोलॉजी देखिए, वापस से क्या क्वेश्चन आया, टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंजेस एंड ऑफन बिकम्स ऑब्सोलीट। अब यहां पे ऑब्सोलीट वर्ड यूज कर दिया। अब मैं बोलूंगा क्वेश्चन पढ़ के कि ये सेम है जो ऊपर मैंने पूछा है, आंसर लेकिन अलग है इसका। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है आपके MICS में। ऑडिट में भी मैंने देखा ये कैप 2 लेवल में
क्वेश्चन सेम है, आंसर डिफरेंट है, तो ये तो समस्या है, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, कोई उपाय नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंजेस एंड ऑफन बिकम्स ऑब्सोलीट। ऊपर भी यही पूछा था कि टेक्नोलॉजी चेंज होने से क्या क्या इफेक्ट होगा, उसको मिनिमाइज कैसे करेंगे हम एक ऑर्गेनाइजेशन में। इट इज मोर सो इन द फील्ड ऑफ आईटी। भैया बोलने की बात नहीं है। हाउ कैन मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मिनिमाइज रिस्क ऑफ सच चेंज। अब बताइए ऊपर के क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है। मेरे को प्लेन रीडिंग से तो दोनों एकदम सेम लग रहे हैं, मेरे को प्लेन रीडिंग से दोनों क्वेश्चन सेम लग रहे हैं। हाँ, ऊपर ऑब्सोलीट वर्ड यूज नहीं किया गया था या ऑब्सोलीट वर्ड, क्या फर्क पड़ा। क्वेश्चन तो सेम है कि भैया टेक्नोलॉजी चेंज आएगा तो उसके रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए बाय अडॉप्टिंग न्यू आईटी बेस्ड सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजी। तो नया टेक्नोलॉजी आएगा, पुराना वाला ऑब्सोलीट होने का चांसेस है, उसको रिस्क को कम करने के लिए आप क्या करोगे। तो ऊपर जो किया वही तो है। अब नीचे आंसर अलग अलग है भैया। तो ऑब्सोलीट वर्ड को ध्यान दीजिएगा। ऑब्सोलीट वर्ड अगर है आपके एग्जाम में पेपर में तो आप क्या करना, ऑब्सोलीट वर्ड वाला ये वाला पार्ट, क्या बोल रहा हूं मैं, ये वाला पार्ट को ध्यान रखना। ऑब्सोलीट है क्वेश्चन में तो ये वाला आंसर लिखना। खाली ऑब्सोलीट नहीं है, ऊपर चेंज इन टेक्नोलॉजी बोलता तो ऊपर में जो क्वेश्चन कराया वो वाला आप एग्जाम में लिख के आएंगे। पढ़ लेते हैं इसको भी। आपको पैटर्न समझ में आ रहा है क्या। क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन के पैटर्न में बहुत ज्यादा पूछा गया है हाल में। टेक्नोलॉजिकल इवैल्यूएशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। टेक्नोलॉजी कटिंग एज है, डेवलपमेंट वर्क्स, रेट ऑफ पेस ऑफ ऑब्सोलेंस बहुत हाई है, बोलने की बात नहीं। आईटी से बहुत बड़ा चेंजेस आ सकता है। आप देखिए आंसर में ये ऊपर का आंसर नहीं है, थोड़ा सा अलग है। आईटी सिस्टम्स आर इंडिस्पेंसिबल इन मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। ऑल बिजनेस फंक्शंस इंक्लूड सेल्स, फाइनेंस, HR, marketing have to make heavy use of IT based facilities and tools. As a result, IT investment is a major factor। वही वाली बात होगी कि इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है, ओवरऑल IT का बहुत बड़ा रोल है आज बिजनेस में। देखिए क्या लिखा हुआ है, टू मिनिमाइज रैपिड रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस। मैं क्या बोला, ऑब्सोलेंस आएगा तो ये वाला आंसर करना, चेंज इन टेक्नोलॉजी आएगा तो ऊपर का आंसर करना। मेरे हिसाब से दोनों का आंसर सेम होना चाहिए था, कोई फर्क नहीं होना चाहिए था, लेकिन मेरी चलती नहीं है, चलेगी तो आपके इंस्टीट्यूट की पेपर तो चेक उनके हिसाब से होगा जी, है ना। क्या लिखा हुआ है, क्या इसमें, और सिस्टम ऑब्सोलेंस के रिस्क को कम करने के लिए क्या करेंगे, चूज अ सिस्टम विद फ्यूचर इन माइंड। ऑब्वियसली आप एक ऐसा सिस्टम लाइए जो सालों तक चलेगा। आज एक फोन खरीदेंगे आप, आज अगर आप नया, मेरे को भी नया मोबाइल खरीदना तो मैं 5G लूंगा, अंडरस्टूड है। मैं लेटेस्ट वाला ट्राई करूंगा लेने का, उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी, वो लंबा चलेगा। मैंने क्या किया ना, कुछ साल पहले मैंने ब्लैकबेरी का पासपोर्ट फोन लिया था, वो ज्यादा काम का नहीं है, वो बेकार है, पड़ा हुआ, मैं यूज ही नहीं करता हूँ ना कोई वेबसाइट खुलती है उसमें, ना कोई इंटरनेट ठीक से काम करता है उसमें। क्यों, ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट होने लगी है, बेकार खरीदा, बस मेरे को लुक अच्छा लगा, मैंने खरीद लिया। तो वैसे ही आप ऐसा सिस्टम खरीदिए जो फ्यूचर को दिमाग में रख के ले, आप फ्यूचर में भी काम आएगा। टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन प्रोवाइडर। दूसरा, कीप सिस्टम अपडेटेड, सिस्टम को अपडेट रखिए। अपग्रेड, पैचेस, पैचेस क्या होता है, पैचेस आर बेसिकली इंस्ट्रक्शंस। जैसे कोई सिक्योरिटी में लूप होल आ गया, कोई बग आ गया, कोई वायरस आ गया, इसको ठीक करने के लिए पैच इशू करते हैं। पैच क्या होता है, इंस्ट्रक्शन, ऐसे ऐसे चेंज करिए तो ये ठीक हो जाएगा। तो पैचेस इशू करिए, अपग्रेड करते रहिए अपने आप को, एडिशंस करिए, चेंजेस लेके आइए। हम भी तो अपने फोन को, लैपटॉप को नए सॉफ्टवेयर में अपग्रेड करते हैं ताकि वो फ्यूचर के लिए भी, है ना, ठीक से काम करे। कीप ह्यूमन रिसोर्स अपडेटेड, ये ट्रेनिंग वाली बात आ गई। देखो आंसर तो कहीं ना कहीं पॉइंट तो वही है जो ऊपर था, ट्रेनिंग वाली बात आ गई। भैया ट्रेनिंग नहीं दोगे तो आपका पूरा मैन पावर, वर्क फोर्स ऑब्सोलीट, आउटडेटेड हो जाएगा, नया सिस्टम यूज कहां से करेगा। तो ये क्या पॉइंट बोल रहा है, ट्रेनिंग दीजिए, नए नए, अभी AI की बात चल रही है। आप देखोगे बड़ी बड़ी कंपनी, Big 4 वगैरह होती है, Big 10 जो आता है आजकल, उन लोग अपने एम्प्लॉइज वगैरह को कोर्स करवाते हैं। मॉडल कोर्स करिए, जाके खुद पैसा लगा के कई बार कोर्स करवाते हैं। क्यों, ताकि वो अपडेटेड रहे दुनिया में क्या चल रहा है। अभी दुनिया में AI की बात चल रही है, मैं तो हमेशा बोलता हूँ CA अगर AI में अपडेट नहीं होगा तो वो भी ऑब्सोलीट हो जाएगा जी। फिर कैरी आउट रेगुलर ऑडिट, ऑडिट कराइए, गलती निकलेगी, पता चलेगा कहाँ अपग्रेड कराना है, कहाँ रिप्लेसमेंट की जरूरत है, तो अपग्रेड रिप्लेसमेंट के लिए ऑडिट करें। लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, मेक लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन प्लान टू मेक मेक सच चेंजेस नॉट डिसरप्टिव। और चेंज इज समथिंग विच इज परमानेंट, चेंज होते रहेगा, तो अपने आप को चेंज करिए और इस तरह से प्लान बनाइए कि चेंज को इंप्लीमेंट करने से आपका डिसरप्शन नहीं हो, एकदम स्मूथली आप ट्रांसमिट कर जाए नए चेंज ओवर में। तो देखिए क्वेश्चन पैटर्न सेम है,
लेकिन ऑब्सोलीट वर्ड कर दिया तो सजेस्टेड आंसर में ये वाला दे दिया। मेरे हिसाब से दोनों का सेम होना चाहिए। आपको पैटर्न समझ में होपफुली आ रहा होगा। तीसरा देखिए वापस से क्या पूछा गया, रैपिड टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेंस इज अ मेजर, वापस ऑब्सोलेंस की बात आ गई। एज एन आईटी स्ट्रेटेजिस्ट in modern business organization what would you ensure system will deploy will be able to resist rapid, तो वही वाली सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट। ऑब्सोलीट होने से बचने के लिए क्या करेंगे, मेजर इंपैक्ट ऑफ सिस्टम बीइंग ऑब्सोलीट। अब क्या बोलूं मैं अलग आंसर वापस। तीसरा क्वेश्चन जो मेरे को लग रहा है कि सेम पैटर्न है, क्वेश्चन पूछने का मेन मूल सेम है, मेन अर्थ सेम है, लेकिन तीसरा वाला में तीसरा अलग आंसर आ गया। भैया भगवान बचाए। यू एस्पेक्ट फॉर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजी, क्लियर शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म बनाइए, प्लानिंग ठीक से करिए ताकि आप सॉफ्टवेयर को, है ना, लॉन्ग टर्म प्लान बनना चाहिए आपका, लॉन्ग टर्म में फ्यूचर के हिसाब से जाना चाहिए। यूज ऑफ मॉडर्न फ्लेक्सिबल डायनामिक प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ओवरऑल प्लेटफॉर्म क्रिएट करिए जहाँ से चेंजेस को आप इंप्लीमेंट कर सके, इनकॉर्पोरेट कर सके। हमें क्या बोलूँ बताओ, सेम क्वेश्चन में अलग आंसर। मैन पावर ये सेम आ गया, मैन पावर को ट्रेनिंग दीजिए। इनकॉर्पोरेट रिक्रूटमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, मॉड्यूलरिटी, डिज़ाइन फॉर्मुलेशन में अप टू डेट ट्रेंड क्या है पता करिए, जानकारी रखिए इसको। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में तो डिपार्टमेंट अलग से होता है जो फ्यूचर के बारे में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसके बारे में बात करेगा। क्लियर अग्रीमेंट विद डेवलपर, है ना, ताकि ऑब्सोलीट होने से बचाए, आपको इन्फॉर्म करे, सपोर्ट करे, वो अपग्रेड कर दे आपके सिस्टम को। रिस्क क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी है, पैसा डूब सकता है आपका ऑब्सोलीट होने से। डिसरप्शन ऑफ सर्विस होगा, माइग्रेशन में बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्यूम्बरसम, बहुत ही तकलीफदायक काम है माइग्रेट करना। एक ऑर्गेनाइजेशन जो ऑलरेडी सिस्टम चल रहा है उसमें से ईआरपी जैसे में कन्वर्ट करती है, बहुत बड़ा हेडेक, इतना बड़ा प्रोग्राम हो जाता है। एक वेंडर का सपोर्ट चाहिएगा, डिफिकल्ट होता है सपोर्ट लेना। रिटेन वर्कफोर्स की बात कर रहे हैं। अब भैया क्वेश्चन सेम है, भगवान बचाए, बताया ना मैंने क्या उपाय है इसका, कोई उपाय नहीं। क्वेश्चन समझिए, आंसर क्वेश्चन ही इस टाइप का सेम, माइग्रेशन वाला, ऑब्सोलीट वाला, रिस्क वाला आ सकता है एग्जाम में, बहुत चांसेस है आने के। वापस से वही पैटर्न का क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क आर इंक्रीजिंग विथ वाइडर एडॉप्शन ऑफ आईटी सर्विसेज। हाउ कैन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर दैट दोज रिस्क आर मिनिमाइज्ड। तो नए सिस्टम को इंप्लीमेंट करने में जो रिस्क है उसके लिए क्या करेंगे, एक बार पढ़ लीजिएगा इसको भी, है ना। अगेन हर जगह अलग आंसर, एक ही क्वेश्चन का अलग आंसर जगह जगह मिल रहा है, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों, मेरे बस का नहीं है ये वाला, आई कैन नॉट से एनीथिंग। पांचवा क्वेश्चन वो पैटर्न का क्लियर हुआ एग्जाम में। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इस पैटर्न का क्वेश्चन आना चाहिए, एक 8-10 मार्क का मिल सकता है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, मैं लास्ट वीडियो में ही बोला था इसको, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने का बहुत चांसेस है, इतना बार आया कि पूछिए मत। इलस्ट्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ गुड नॉलेज ऑफ बिजनेस प्रोसेस टू डेवलप एन इफेक्टिव आईटी सिस्टम। ये चैप्टर 1 में भी मैंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, मैंने वापस से यहां पर डाल दिया है इस वाले नोट्स में। तो नॉलेज की क्यों जरूरत है, एक बिजनेस प्रोसेस, नॉलेज ऑफ बिजनेस प्रोसेस की क्यों जरूरत है एक आईटी सिस्टम डेवलप करने के लिए। भैया क्या चाहिए क्लाइंट को, कैसे पता चलेगा, खाली आईटी का नॉलेज है मेरे को और बिजनेस का नॉलेज नहीं है तो कैसे काम करेगा। तो ये क्वेश्चन मैं पढ़ा भी चुका हूं, चैप्टर 1 में है मेरे मैट में, मैंने वापस से अलग से यहाँ पर दे दिया। देख लीजिए यहाँ पर, इसको चार्ट बना के मैंने दे रखा है। इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग बिजनेस नॉलेज, एक ये वाला पार्ट है कि नॉलेज होने से क्या होगा, बिजनेस प्रोसेस को सपोर्ट करेगा, कम्युनिकेशन बेटर होगा, बिजनेस एक्टिविटी में सपोर्ट करेगा और स्टेक होल्डर की नीड पूरी होगी। और अगर नॉलेज नहीं है, खाली आईटी का नॉलेज है, बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं है, तो गोल अचीव नहीं होगा, कॉस्टली पड़ जाएगा पूरा प्रोग्राम, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड मीट नहीं होंगे, रिलायबल नहीं होगा, इजी टू यूज नहीं होगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी हो सकता नहीं है। तो इजी क्वेश्चन है ये वाला, लेकिन इसमें मैंने क्यों डाला, क्योंकि मैंने देखा हाल में दिसंबर 21 में एक क्वेश्चन पूछा गया, नॉलेज ऑफ बिजनेस क्रूशियल फॉर डेवलपिंग आईटी स्ट्रेटेजी। थोड़ा ध्यान देना आप कि मैंने क्यों ये क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने यहां क्यों डाला, इसलिए डाला। दिसंबर 21 में क्या पूछा, नॉलेज का, बिजनेस का नॉलेज क्यों चाहिए आईटी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। ये क्वेश्चन क्या है, नॉलेज बिजनेस का क्यों चाहिए आईटी सिस्टम को इफेक्टिव बनाने के लिए। आप जब जनरली एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं
तो एग्जाम में आप पढ़ोगे, आप बोलोगे वही क्वेश्चन आ गया जो सर ने पहले बोला था मैट में है अपना। क्या क्वेश्चन है कि बिजनेस प्रोसेस का नॉलेज क्यों चाहिए आईटी सिस्टम को इफेक्टिवली डेवलप करने के लिए। तो आप तो ये वाला लिख दोगे, लेकिन आंसर वो नहीं है। अब बताओ, एक एक शब्द को लेके ऐसे ऐसे आंसर चेंज कर रहे हैं सजेस्टेड में, तो क्या बोलूं मैं। क्वेश्चन पढ़ के लग रहा वही है, लेकिन क्वेश्चन वो नहीं है। क्वेश्चन ऊपर पूछ रहा था सिस्टम को डेवलप करने के लिए, यहां बोला आईटी स्ट्रैटेजी को डेवलप करने के लिए बिजनेस का नॉलेज, ना नॉलेज ऑफ बिजनेस क्यों चाहिए। तो आंसर डिफरेंट है, देख लीजिए, आंसर वो नहीं है। मैं पढ़ लेता हूं इसको थोड़ा ध्यान से, है ना। अब इस लेवल की बारीक में अगर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट सिस्टम्स MICA सब्जेक्ट में जाने का क्या जरूरत है ना। वर्किंग नॉलेज चाहिए। टैक्स में पूछिए ना, ऑडिट में पूछिए ना, कोई केस बेस्ड हाई टफ क्वेश्चंस। यहां इतना कंफ्यूज कर रहे हैं, पता नहीं क्या बदला ले रहे हैं स्टूडेंट से। Though it seems general IT needs of organizations are similar to each other, specific IT needs of each organization can be entirely different. तो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन IT नीड्स डिफर करता है। भैया मेरे को जानना पड़ेगा हर ऑर्गेनाइजेशन का क्या बिजनेस है, क्योंकि हर का रिक्वायरमेंट अलग अलग है। और इंस्टेंस IT कैन बी डायनेमिक, एकेडमिक, इंडस्ट्रियल, सबका हॉस्पिटल, सबका अलग अलग बिजनेस समझना पड़ेगा। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, द नेचर, स्केल एंड फंक्शनल एरिया ऑफ IT सिस्टम, services and processes being implemented in these organizations are dictated by various factors. तो नॉलेज क्यों चाहिए भैया, हर ऑर्गेनाइजेशन में ये फैक्टर की वजह से बिजनेस अलग अलग होता है। क्या क्या है वो, एरिया ऑफ बिजनेस, टाइप ऑफ एक्टिविटी, ज्योग्राफिक ऑफ ऑपरेशंस, वर्कफोर्स कितना है, छोटा बड़ा, रेगुलरिटी, इन्वायरमेंट, रेगुलेशंस, लॉज क्या फॉलो करने पड़ते हैं, कोई स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस या फंक्शन यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आईटी स्ट्रैटेजी करने के से पहले, आईटी स्ट्रैटेजी बनाने से पहले क्या ध्यान रखिए, व्हाट इज द इशू ऑफ आईटी, आईटी को लेके क्या समस्या है बिजनेस में, बेनिफिट क्या होगा आईटी को लगाने से, चेंजेस कैन बी इनेक्टेड, क्या चेंजेस आएंगे बिजनेस एरिया में, और कस्टमर सर्विस, डिसीजन मेकिंग, कॉम्परेटिव एनालिसिस वगैरह में क्या फर्क ला सकते हैं आप स्ट्रैटेजी को, आईटी स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करके। तो ऊपर का क्वेश्चन क्या था, बिजनेस प्रोसेस का नॉलेज क्यों चाहिए इफेक्टिव आईटी सिस्टम के लिए। यहां बोला गया है स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। क्वेश्चन अलग है, आंसर अलग है, कंफ्यूज मत होना एग्जाम में। मैंने ऊपर यहां लिख भी दिया, आप देखोगे इस नोट्स में कि डिफरेंट आंसर फ्रॉम द अबव क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि आईटी स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं। गलती मत करना, ध्यान से, ठीक है। पैटर्न समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा। एक कंट्रोल्स वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। अगेन ये सब मैं डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पर, आप एक रीडिंग कर लीजिएगा ओवरऑल, है ना, आपको समझ में आएगा। जनरल कंट्रोल्स और एप्लीकेशन कंट्रोल्स मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगेन मैं बार बार बोलता हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ मेरे हिसाब से, तो भगवान का कृपा रहा तो आना चाहिए, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है सब कुछ, ठीक है। हिसाब से आना चाहिए। कंट्रोल्स के ऊपर क्वेश्चंस आने चाहिए। कंट्रोल्स के ऊपर क्वेश्चन जो है लास्ट चैप्टर में आपको मिलेंगे, चैप्टर 12 में। स्पेसिफिकली जनरल कंट्रोल्स, एप्लीकेशन कंट्रोल्स क्या होते हैं, इसके डिफरेंस क्या होते हैं, वो कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने डाल दिया इस नोट्स में। और इसके अलावा और भी जो कंट्रोल्स हैं, इंटरनेट कंट्रोल, सिक्योरिटी कंट्रोल्स, डेटा सिक्योरिटी कंट्रोल्स डाल रखे हैं मैंने। मैं एक बार आपको ये वाला पार्ट कंप्लीट होने के बाद चैप्टर में ले जाऊंगा, मैं आपको बता दूंगा। याद रखिए मेरे मैट में जितने भी चैप्टर के एंड में या बीच में, मैं क्या बोल रहा हूँ सब ध्यान से सुन रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ मेरे मैट में चैप्टर के बीच में जो पास क्वेश्चंस केस बेस्ड हैं, या चैप्टर के एंड में जो केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो भयंकर मैंडेटरी है करके जाना। एक बार पढ़ के जरूर जाइए। चैप्टर 12 भी जो है उसके लास्ट में बहुत सारे केस बेस्ड क्वेश्चंस मैंने बना रखे हैं, कंट्रोल्स के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर, वो पढ़ के जाइए। आपको टेस्ट करेगा एग्जाम में, मैं बोल देता हूं। क्या आपको एग्जाम में टेस्ट करेगा, किसके ऊपर, कंट्रोल्स के ऊपर और सिक्योरिटी के ऊपर। सिस्टम को सिक्योर करने के लिए आप क्या करेंगे, कुछ सारे क्वेश्चंस मैट में आपको मिल जाएंगे स्पेसिफिकली सिक्योरिटी और कंट्रोल्स के ऊपर, चैप्टर 12 में, चैप्टर के बीच में और चैप्टर के एंड में है। जो मेरे से क्लासेस वगैरह नहीं ले रखे हैं उनको भी सारे पूरा बुक मैं टेलीग्राम चैनल में डाल रखा हूं, मेरा मैट सॉफ्ट कॉपी, आप डाउनलोड कर लीजिए उसको, चांसेस मत लीजिए। आई थिंक ग्रुप 2 का ये फर्स्ट पेपर है, ये खराब होने से ओवरऑल एक इम्पैक्ट पड़ता है बाकी पेपर में भी, साइकोलॉजिकली डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो कंट्रोल के ऊपर क्वेश्चंस करके जाएंगे, सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा चैप्टर 12 में, और सिक्योरिटी ये सब के ऊपर भी क्वेश्चन है चैप्टर 12 में आप करके जाएंगे। ये पिछले वीडियो में ही मैंने बोला था, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है
होपफुली ये क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। किसके ऊपर? मैंने बार बार बोल रखा हूं मैं, डिजास्टर रिकवरी एंड प्लानिंग के ऊपर क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आने चाहिए। किसके ऊपर? डिजास्टर रिकवरी और प्लानिंग। इस नोट्स में मैंने कई सारे क्वेश्चंस डाले हैं केस बेस्ड। डिजास्टर रिकवरी का प्लानिंग कैसे करेंगे और बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान के लिए क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैंने यहां पर डाल रखे हैं। मैं बार बार बोलता हूं, हर बार बोल रहा हूं, ये क्वेश्चंस एग्जाम के लिए खासा इंपॉर्टेंट है। कैसे बनाएंगे क्वेश्चंस? मर्ज कर देंगे, कोई क्वेश्चन का केस बना देंगे, चाहे ईआरपी सिस्टम इंप्लीमेंट किया हो, कोई नई वेबसाइट बनी हो, और फिर आपको उसी क्वेश्चन के अंदर मिल जाएगा डिजास्टर रिकवरी के लिए आप क्या करेंगे, डिजास्टर रिकवरी प्लान कैसे बनाएंगे, बिजनेस कंटिन्यू रहे इसके लिए आप क्या करेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इस नोट्स में डाले हैं, पास्ट क्वेश्चंस केस वाले स्पेसिफिकली। आप सारे देख के जाइएगा, जरूर से जरूर एग्जाम में आपको मिलना चाहिए। जैसे ये वाला देखिए, बैकअप रिसोर्सेज के लिए क्या करेंगे आप, बैकअप। तो बैकअप, डिजास्टर रिकवरी और बैकअप, बीसीपी डीआरपी, डिजास्टर रिकवरी बैकअप एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पेपर में मिलना चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चन जनरली केस बेस्ड मिलेगा, शॉर्ट नोट्स में बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग भी आ सकता है, नहीं तो केस बेस्ड तो मिलना ही चाहिए 99.99%। अब ये क्वेश्चन का क्या मतलब होता है, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए बैकअप प्लान के लिए, यहां लिखा हुआ था ना, व्हाट रिसोर्सेज मस्ट बी कंसिडर्ड फॉर बैकअप प्लान। इसका मतलब होता है बैकअप प्लान किसका करेंगे। तो जनरली हम बैकअप डेटा का बोलते हैं, लेकिन आंसर वो नहीं है, बैकअप डेटा का भी होगा, ये रहा, साथ में बैकअप लोगों का भी चाहिए। अरे भैया डिजास्टर हो जाएगा तो काम कौन करेगा, लोग भी तो चाहिए आपको। हार्डवेयर का बैकअप चाहिए, फैसिलिटी जगह का चाहिए, डॉक्यूमेंट का चाहिए, सप्लाईज, पेपर, पेंसिल, कार्ट्रिज, इंक, सब कुछ है ना, डेटा, इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, सब चीज का बैकअप चाहिए, ये वही बोल रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, अगेन मैं पूरा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, आप एक रीडिंग करेंगे हो जाएगा। ये सब पार्ट मैंने जब चैप्टर पढ़ाया है आपको क्लासेस में, सब कुछ डिटेल में बताया है। क्वेश्चन देखिए क्या है, सपोज यू आर वर्किंग एज एन IT वर्किंग हेड ऑफ ABC कंपनी, योर कंपनी इज करेंटली यूजिंग डायरेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम टू सपोर्ट वेरियस बिजनेस फंक्शंस, मैनेजमेंट टीम ऑफ कंपनी इज प्लानिंग टू इंप्लीमेंट ERP सिस्टम एज अ सिंगल सोल्यूशन फॉर डिफरेंट बिजनेस फंक्शंस। तो क्वेश्चन क्या, ERP के ऊपर, ठीक है ना, एग्जाम में आने के चांसेस है ERP के ऊपर या ई-कॉमर्स के ऊपर एक नया वेबसाइट बनाया तो क्या करेंगे। डू यू थिंक इट इज नेसेसरी टू कैरी आउट BPR पूछा गया है यहाँ पर, बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग, मतलब वापस से सोचना कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है, ये समझना कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है और शुरू से शुरू करना। उसके बाद देखिए इसी में क्या डाल दिया, व्हाट वुड बी योर बैकअप एंड रिकवरी प्लान, वाई गुड ट्रेनिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन। बैकअप एंड रिकवरी प्लान, ये क्वेश्चन आपको केस में मिलना ही चाहिए 99.99%। आप ये सारे क्वेश्चंस पढ़ के जाएंगे एक बार, बाकी सारा पढ़ना है, गलत फहमी नहीं, ये मत समझ लीजिए कि सर बोल रहे हैं कि खाली ये पढ़ के जाइए, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं मैं, पूरा मैट पढ़ के जाइए, सब कुछ पढ़ के जाना पड़ेगा। इसमें थोड़ा स्ट्रेस दे दीजिएगा लास्ट मोमेंट, अभी लास्ट मोमेंट ही तो आ गया। मैं तो बहुत पहले ये वीडियो बनाने वाला था, लेकिन मैं वेट किया लास्ट मोमेंट का, क्योंकि मेरे को लगा पहले बना दूंगा, मेरे को ऐसा फीलिंग आता है कि वो जो एग्जाम पेपर बना रहे हैं ना वो भी सुन लेंगे और फिर पेपर में सारा चेंज कर देंगे, सर ने जो बोला सब दिखाते हैं, इसको मजा है ना, ये एक भी नहीं देंगे एग्जाम में, पता नहीं ऐसा हो भी सकता है। तो मैंने लास्ट मोमेंट बनाया है ये एक्सपेक्ट करके कि हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर बन गया होगा अभी और चेंजेस नहीं होगा। अजीब सा बात है ना, दिमाग में कुछ भी आता है। सब पढ़ के जाना है, इसको स्ट्रेस देना, एक रीडिंग कर लेना यार, 1-2 घंटा लगेगा पूरा, क्या पता इसमें से बहुत सारे आपको एग्जाम में स्पेसिफिक हो गया तो और भी अच्छा है, नहीं तो कम से कम ये जो पैटर्न बोला ना मैंने, ये पैटर्न के ऊपर आपको क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देखिए आप, दया आती है मेरे को आप लोग के ऊपर, CA फाइनल कर रहे हैं और MICS में इंजीनियर बन रखे हैं आप। क्वेश्चन देखिए, assume that you are working as a ICT manager trading house, suggested to change modification upgrade existing system, upgradation। और मैंने खाली इसमें 2-3 केस थे, मैंने क्योंकि कंटिन्यूटी वाला बताना है, DRP और BC के ऊपर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, हाउ कैन दे इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस। इसके क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, कैसे इंश्योर करेंगे, मेरे हिसाब से ये आंसर नहीं होना चाहिए, बट आपके सजेस्टेड में यही दिया गया है तो यही पढ़ के जाना है। कंटिन्यूटी रहे बिजनेस, क्या सजेस्ट करेंगे, 3 प्लान के बारे में डिस्कस किया गया है। ये क्वेश्चन सेम एक और बार वापस से एग्जाम में आया, सेम आंसर, थैंकफुली है ना, सेम आंसर था। तीनों प्लान बनाएंगे, 4 प्लान होते हैं हिसाब से, टेस्ट प्लान भी होता है, लेकिन आपके सजेस्टेड में वो नहीं दिया गया है, मेरे मैट में चारों प्लान है।
आपके सजेशन में तीनों प्लान दिए गए, मैंने सजेशन के हिसाब से ये आंसर बनाया। बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। सी केस कुछ भी दे देगा, नया बैंक का सॉफ्टवेयर है, नया ईआरपी सॉफ्टवेयर है, नया ट्रेडिंग हाउस का सॉफ्टवेयर है, नया हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन अगर आया कंटिन्यूटी के लिए क्या करेंगे, आंसर है तीनों प्लान को डिस्क्राइब कर दीजिए। बैकअप प्लान रखूंगा, इमरजेंसी प्लान रखूंगा और रिकवरी प्लान रखूंगा। ये तीनों प्लान को यहां पर बहुत सिंपल लैंग्वेज है, बहुत सिंपल प्लान है, इसको एक्सप्लेन किया गया है। वापस देखिए, ये सेम क्वेश्चन है, मतलब सेम क्वेश्चन मतलब ये वाला पार्ट, व्हाट विल यू प्लान टू एंश्योर बिजनेस कंटिन्यूटी। पूरा पढ़ लेता हूं। कोर बैंकिंग ऑफ एनपीबी Bank was developed in 2005 IT company. Same system has been in operation since 15 years. Now 2 departments of bank है, ये CBS में अपग्रेड करना चाहती है, अपग्रेडेशन। क्वेश्चन क्या है, पैरामीटर क्राइटेरिया टू बी एनालाइज्ड। एक अपग्रेडेशन के लिए क्या आप सजेस्ट करोगे बोर्ड को, और अपग्रेडेशन में हर्डल्स क्या आ सकती है, या पैसा की बात आ रही है, एक्सपर्ट चाहिए, ये सब है नीचे लिखा हुआ है आंसर में। और एंश्योर बिजनेस कंटिन्यूटी, पहले बिजनेस कंटिन्यूटी का आप आंसर देखिए, सेम है, थैंकफुली सेम निकला आपका सजेस्टेड में। द आंसर इज सेम। मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया है, जबरदस्ती जगह लेता तो मैंने बोल दिया ये तीनों प्लान ही लिखना, और ये सेम ऊपर वाले क्वेश्चन के सेम आंसर है। और ये वाला पार्ट भी बहुत इजी है। हर्डल टेक्निकल इशू आएंगे, इकोनॉमिकल इशू आएंगे, लीडरशिप का चेंज करना पड़ सकता है ना, ह्यूमन रजिस्ट करेगा, लोग बोलेंगे नहीं चाहिए हमें नया सिस्टम, ये सब बातें। वापस डिजास्टर रिकवरी का पैटर्न का क्वेश्चन, ई कॉमर्स साइट बननी है, बताइए कि व्हाट इज योर प्लान फॉर डिजास्टर रिकवरी इफ द वेबसाइट गोज डाउन। एक बार रीडिंग प्लीज कर लीजिएगा। आपको यही बोलना चाह रहा हूं कि बार बार क्या पैटर्न के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, लक रहा आ जाएगा, आपके 60 प्लस निकल जाएंगे, फेल होने के चांसेस कम हो जाएंगे होपफुल्ली, ठीक है। डिजास्टर रिकवरी का क्वेश्चन, कॉमर्शियल बैंक इज गोइंग टू इंप्लीमेंट ई बैंकिंग सिस्टम 24/7 सर्विसेज। The bank needs to develop and implement information technology infrastructure, mainly focusing on data center and data recovery center. Implement ERP ने implement करना चाहते हैं, आपको ICT expert, ICT information and communication technology का expert बोल के hire किया जा रहा है। Discuss the recovery plan of the new bank. Implement कैसे करेंगे ERP characteristics क्या है, और वापस से देखिए डिजास्टर रिकवरी टेस्टिंग पॉलिसी के लिए आप क्या करेंगे। तो डिजास्टर रिकवरी बिजनेस कंटिन्यूटी क्वेश्चन एग्जाम में आने का है। आप एक रीडिंग करके जाइएगा, आपको इजी लगेगा। अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द एग्जाम, ऊपर स्पेसिफिकली एक क्वेश्चन मैंने चैप्टर 1 को डिफरेंशिएट करने के लिए रखा था इसमें, कि बिजनेस का नॉलेज एक आईटी सिस्टम के लिए इफेक्टिव करने के लिए क्या होगा, और वैसा ही क्वेश्चन बना आईटी स्ट्रैटेजी का, मैंने एक्सप्लेन किया। सबसे ऊपर वाला पार्ट में मैंने बोला ये पैटर्न का क्वेश्चन देखिए, कौन सा पैटर्न का, कि भैया नया सिस्टम आया है, नया सिस्टम में चेंजेस आएगा तो आगे क्या करेंगे, सिस्टम है ऑब्सोलीट होने का डर है तो क्या करेंगे, वो वाला पार्ट। एक और पार्ट मैंने क्या स्पेसिफिक क्वेश्चंस डाले, डिजास्टर रिकवरी बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए क्या करेंगे, वो ईआरपी, ई कॉमर्स, नया सिस्टम कुछ भी लेके पूछ सकता है आपको, ठीक है। तो स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैंने ऊपर दिए, आप प्लीज रीड करिएगा उसको। कंटिन्यूएशन लास्ट वीडियो से, इसमें मैं बोला था स्पेसिफिक जाऊंगा, मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर डिटेलिंग कर लेते हैं। मैं बोला था टीपीएस, एमआईएस, ईआईएस एक्सपर्ट सिस्टम, एआई मैंने अलग से भी लिखा है, एआई क्योंकि अभी लेटेस्ट है, तो एआई के ऊपर क्वेश्चन जो अपने मैट में है ना, अपने चैप्टर में थोड़ा बहुत दिया गया है, मेरे हिसाब से उसी में से पूछना चाहिए। तो ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में मिलना चाहिए, ठीक है, मिलेगा इसके ऊपर पूरा सारा पूरा चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर 2 हो गया अपना मैट का। ई कॉमर्स इंपॉर्टेंट चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है, ई कॉमर्स ईआरपी दोनों बोल लीजिए, ठीक है, छोटे चैप्टर हैं दोनों। और स्पेसिफिकली ई कॉमर्स का पेमेंट सिस्टम जो है, जब वेरियस पेमेंट मैकेनिज्म आप कैसे करेंगे, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कैसे करते हैं, ये वाला पार्ट खासा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए आ सकता है। अगेन गारंटी नहीं है भैया, वापस से हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ पूरा पैटर्न समझ के, दिमाग लगा के आपको हेल्प करने की, बाकी तो है ना, भगवान साथ है हमारे साथ, श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता, वही वाली बात है, तो भगवान भरोसे ही चल रहा है। चांसेस है क्वेश्चन तो आएंगे पक्का, स्पेसिफिक आ सकते हैं, जैसे पेमेंट का पूछ सकता है, आईएएस ऑडिट का क्या इंपॉर्टेंस है, ये काफ़ी बार पूछा गया है,
साथ में इसका आईटी गवर्नेंस है ना, आईटी गवर्नेंस वाला पार्ट अगेन चैप्टर 1 में छोटा सा पार्ट है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से कर लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा। आईएएस ऑडिट का इंपॉर्टेंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का इंपॉर्टेंस, आईएएस ऑडिट चैप्टर है पूरा अपना, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर सारे करने हैं, बार बार बोल रहा हूँ अच्छे से पढ़ के जाइए, यहाँ थोड़ा स्ट्रेस दे दीजिए बस, आईटी गवर्नेंस वाला पार्ट कर लीजिएगा। एससीएम, सीआरएम, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, बहुत ज़्यादा है इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, और बहुत केस बेस्ड नहीं आते हैं, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाएगा, शॉर्ट नोट में आ जाएगा, एकदम डायरेक्ट पूछ लेगा, एक्सप्लेन सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, एक्सप्लेन सीआरएम, ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ सीआरएम, एडवांटेजेस ऑफ एससीएम पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। डिजास्टर रिकवरी मैंने स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी दे दिए ऊपर, केस बेस्ड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट वाला ये मैंने बताया है, पैटेंट्स को लेके भरपूर चांसेस है एग्जाम में आने का। पैटेंट एथिक्स, कॉपीराइट कैसे प्रोटेक्ट करता है डेटा को, कैसे आईपीआर को प्रोटेक्ट करता है, सारे क्वेश्चंस केस बेस्ड वाले भी मेरे चैप्टर में आपको मिल जाएंगे, मेरे मैट में आपको मिल जाएंगे, ना। लॉज एंड एथिक्स वाला जो चैप्टर है, लॉज एंड एथिक्स वाला चैप्टर जो है, यहाँ पर स्पेसिफिकली आपको मिल जाएंगे ये क्वेश्चन, डायरेक्ट वाले मिल जाएंगे और स्पेसिफिक भी मिल जाएंगे और केस बेस्ड भी मिल जाएंगे, तो पढ़ के जाइएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये वाला पार्ट मैंने देखा हाल में काफ़ी पूछ रहा है, ये सिस्टम अवेलेबल, अगेन अवेलेबिलिटी सब कुछ है आज के दिन में कि नहीं। आज इमेजिन करिए फेसबुक 10 मिनट के लिए, मेटा 10 मिनट के लिए क्रैश कर जाता है ना, अवेलेबल नहीं होता सर्वर, तो सारी दुनिया में एक ही चीज़ ट्वीट, हैशटैग क्या, मेटा क्रैशेस, मेटा डाउन, मेटा सर्वर डाउन, फेसबुक डाउन, इंस्टाग्राम डाउन, यही पूछा जा रहा होता है। तो इसके ऊपर कई क्वेश्चंस हाल में पूछे गए हैं हाई अवेलेबिलिटी को लेके। इसका मैं कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिक आपको दिखा दूंगा अभी मैट में जाके, हाई अवेलेबिलिटी को लेके पूछे गए हैं क्वेश्चंस, तो आप करके जाएंगे। ईआरपी वाले पार्ट के पीछे भी ना आपको इसका ऊपर क्वेश्चंस मिल जाएंगे केस बेस्ड, तो ये वाला पार्ट भी करके जाइएगा कि सिस्टम अवेलेबल रहे, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, उसके लिए आप क्या करेंगे। आईटी गवर्नेंस मैंने बता दिया कि इंपॉर्टेंट लग रहा है एग्जाम के लिए। उसके बाद कंट्रोल्स, लाइक जनरल कंट्रोल्स, ऊपर मैंने क्वेश्चन भी डाला है, कंट्रोल्स के ऊपर क्वेश्चंस, आईटी जनरल कंट्रोल्स, एप्लीकेशन कंट्रोल्स, अदर कंट्रोल्स भी एक बार आपको इसके बाद गो थ्रू कराता हूं मैं मैट में मेरे। इंटरनेट सिक्योरिटी, अगेन चैप्टर 12 के एंड में बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो है एआई मैंने बताया। एक जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक्ट है, उसमें कंट्रोलर के ऊपर पूछा गया है ज़्यादा, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर की क्या लायबिलिटी है, इसके ऊपर भी पूछा गया था क्वेश्चन एक बार, तो ये वाला पार्ट सब देख लीजिएगा, छोटा सा चैप्टर है, इसको थोड़ा सा स्ट्रेस दे दीजिएगा। और डीएससी भी इसी के अंदर है कि डीएससी क्या है, कैसे ऑथेंटिकेट करते हैं, वो वाला पार्ट भी एक बार थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ऊपर मैंने स्पेसिफिक क्वेश्चन दिए हैं, ज़्यादा तो है ही नहीं भाई, 13 क्वेश्चन सारे हैं, और 14th वाला जो क्वेश्चन मैंने बनाया है वो अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बना दिया, सारा पढ़ के जाइए। इसके ऊपर थोड़ा सा, ये वाले पार्ट के ऊपर थोड़ा स्ट्रेस दे दीजिएगा आप, मैट में जितने केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसको तो आप करके ही जाना, ठीक है। एक MIS जो मैट है मेरा, अगेन वो फ्रीली अवेलेबल है, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी डाल रखा है, जो लोग के पास नहीं है वो इससे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब देखिए जैसे कि ये लास्ट चैप्टर है, ठीक है ना, प्रोटेक्शन ऑफ, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैंने भी अपने क्लासेस में जब पढ़ाया है इसको रिकॉर्डिंग में, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गया, तो क्यों क्वेश्चंस आ ही नहीं रहे भैया एग्जाम में, इतना ज़्यादा डिटेल करके फ़ायदा ही नहीं है, इतना बड़ा सिलेबस हो जाता है, फिर आप लोगों को लगता है इतना बड़ा कोर्स हो गया, आप लोगों को चाहिए छोटा कोर्स। इसमें से जो है मैं कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ, जो अपने को, आप अगेन पढ़ लीजिएगा एक बार रीडिंग सारा, थोड़ा सा स्ट्रेस दे दीजिएगा कंट्रोल्स वाले पार्ट के ऊपर। प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव कंट्रोल्स आपके एग्जाम में बहुत कम पूछे गए हैं, वेरी रेयर, ठीक है ना, वेरी रेयर, कभी अचानक से पूछ लिया, ठीक है। अब ये सब एक बार देख लीजिएगा, डिफेंडिंग द अटैक ऑन डिजिटल नेटवर्क्स, है ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन 17 थोड़ा सा एक बार देख लिया अगर आपने, है ना, एक रीडिंग तो सब कर ही लीजिएगा, एक रीडिंग कर लीजिएगा। बाकी ये सब जो बोल रहा हूं ना, ये खासा इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वेश्चन 18, ये खासा इंपॉर्टेंट बोलूंगा मैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पर्सनल कंप्यूटर को क्या रिस्क है, ठीक है ना,
सिक्योरिटी मेजर पर्सनल कंप्यूटर के लिए आप क्या करेंगे। जहाँ सिक्योरिटी मेजर्स की बात आ रही है ना, वो वाला पार्ट थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा स्ट्रेस दे दीजिएगा एग्जाम से पहले। यानी 95% तो कंटेंट कभी पूछा ही नहीं एग्जाम में। एक दो चीज और मैं इसमें थोड़ा सा स्ट्रेस दे दीजिएगा, जैसे रिस्क ये वाला कर लीजिएगा 21, रिस्क यूजिंग इंटरनेट, लिस्ट आउट एंड एक्सप्लेन रिस्क यूजिंग इंटरनेट। ठीक है ना, कर लीजिएगा। आईटी रिस्क क्या है, ये वाला कर लीजिएगा। रिस्क ऑफ यूजिंग इंटरनेट, अगेन बार बार बोल रहा हूँ करना सभी है, बस थोड़ा सा स्ट्रेस देने की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, इंटरनेट की रिस्क क्या है। ये सब तो करना ही है, केस बेस्ड सारे करने हैं मैथ से, केस बेस्ड। चैप्टर 12 है ये, उसके एंड वाला पार्ट मैं थोड़ा सा कवर करा रहा हूँ, ठीक है ना। सिक्योरिटी अवेयरनेस के लिए क्या करेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ट्रांजैक्शन, ये तो मैंने बोला ही है कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे क्वेश्चन 25 है, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोलूँगा मैं इसको, ठीक है। तो सर नोट कर लिया आप लिख लिए, या फिर पॉज करके वीडियो को लिख लीजिए, कर लीजिए इसको आप। इंटरनेट सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है ना, प्रोफेशनल को क्यों ज़्यादा ज़रूरी है इसमें जानना। 27 इंपॉर्टेंट, सब पढ़ के जाइए, जो स्ट्रेस दे दीजिएगा इसमें। इंटरनेट ऑफिस में यूज़ करेंगे तो क्या रिस्क है उसको, ये सब मैथ में डिटेल में डाले गए हैं, उसको कम करने के लिए आप क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्प्लॉयज़ का लेवल सिक्योरिटी को लेके बढ़ाने के लिए क्या करेंगे। सिक्योरिटी मेजर फॉर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, अगेन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, बार बार बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऐसे भी इंपॉर्टेंट है, उसकी सिक्योरिटी के लिए क्या करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है। ये सिक्योरिटी ऑडिटर है, तो सिक्योरिटी वर्ड वाले जितने केस लॉज हैं, जितने केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सारे थोड़े से स्ट्रेस में देख के, स्ट्रेस करके, थोड़ा सा स्ट्रेस लेना नहीं है, स्ट्रेस कम कर रहा हूँ आपका। तो ये वाला पार्ट आप अच्छे से करके चल जाइएगा। जो सिस्टम, अगेन बोलने की बात ही नहीं है मेरे को, मैं तो चिल्ला चिल्ला के थक गया हूँ। ये SDLC चैप्टर प्लस सिस्टम डिज़ाइन चैप्टर एक साथ पढ़ना है, और दोनों बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन 1 आपका हमेशा SDLC के ऊपर ही रहता है, जनरली 99.99%। अजाइल पिछली बार भी पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सारे मॉडल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जैसे प्रोटोटाइपिंग है ना, जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सारा का वीडियो मैंने डाल रखा है। सारा जो क्लास में डिटेल में पढ़ाया हूँ, मैं सबको डिटेल में एकदम प्रैक्टिकली समझाया हूँ। और साथ में जो फेजेस वाला पार्ट है ना, फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सिस्टम कन्वर्जन, वो सारा पार्ट करके जाइएगा। ये तो चैप्टर दोनों इंपॉर्टेंट है ही। 20 से 25 मार्क तो सिर्फ ये 2 चैप्टर ही आपको दे रहे हैं, 20 से 25 मार्क। बस इसमें प्रॉब्लम क्या होती है ना, बहुत ज़्यादा टफ कर देते हैं ना, पूरा कॉम्प्लिकेट करके ऐसे ऐसे शब्द यूज़ करते हैं। बट ये तो इंपॉर्टेंट है ही, बोलने की बात ही नहीं है। तो ये जो चैप्टर है सामने जो आया अभी, ये वाला पार्ट भी अच्छे से करके जाइएगा। SDLC वाला पार्ट, केस बेस्ड क्वेश्चन सारे दे रखे, डाल रखे मैंने इसमें, ये वाला पार्ट भी अच्छे से आप कवर करके जाना है। एक BCP DRP चैप्टर जो है, BCP DRP चैप्टर जो है ये रहा। अगेन सारी कहानी मैंने बता दी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाइएगा। पूरा चैप्टर को अच्छे से करिएगा, 15-20 मार्क आपको दे देगा ये चैप्टर। इसमें केस बेस्ड जो क्वेश्चन मैंने अलग से नोट्स में दिए हैं, कुछ कॉमन आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे, नोट से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी करेंगे तो पूरा चैप्टर आपको अच्छे से करके जाना है BCP DRP को लेके। ये क्यों मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को आपको अवेलेबिलिटी वाला पार्ट जो है ना, देखिए सारे केस बेस्ड जो क्वेश्चन है ना, ERP डाला मैंने, करीब 15 साल के 15 पेपर लास्ट, बहुत रिसर्च करके थोड़ा टाइम दिया है उसमें, ठीक है। ये देखिए सारे क्वेश्चंस जो हैं, ये वाले पार्ट सब करके जाने हैं आपको। 15 से 20 मार्क आपको ये चैप्टर दे देगा। 99.99% गारंटी नहीं है भाई कोई, फिर से बोल रहा हूँ,
अब ये चैप्टर में एंड पार्ट में देखना है अपने को। एक तो RAD ये सब पढ़ते हैं, एग्जाम में कभी पूछा ही नहीं है, कभी पूछे तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन पूछना नहीं चाहिए, है ना। हाँ, ये वाला पार्ट देख लीजिएगा। टू इंश्योर हाई अवेलेबिलिटी, क्योंकि आज के ज़माने में अवेलेबिलिटी सब कुछ है भैया, तो आपको टेस्ट करेगा, ये पूछेगा कि भैया सिस्टम अवेलेबल रहे उसके लिए आप क्या करेंगे, तो ये वाला पार्ट भी कवर कर लीजिएगा। मैंने अलग से नोट्स जो आपको अभी शेयर किया था उसमें भी क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं अवेलेबिलिटी वाले, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट भी आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। ऑडिट वाले में मैं बता चुका हूँ, ऑडिट वाला पार्ट अगेन केस बेस्ड क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, और तो कुछ छूटा हुआ है नहीं। SCM वाला पार्ट मैं बार बार बोला हूँ, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये जो ERP वाला चैप्टर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ERP चैप्टर एकदम डिटेल में अच्छे से कर लीजिएगा। इसके ऊपर जो केस बेस्ड है, जैसे ये वाला क्वेश्चन वापस देखिए, सब डाला हुआ मैट में है ना, ठीक से करके जाए तो हो ही जाए काम। डिजास्टर रिकवरी ERP को लेके बना दिया, प्लस इसी चैप्टर में एंड में आप देखोगे सेकेंड पार्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट, CRM मॉड्यूल क्या करेगा, बेनिफिट क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स में भर भर के पूछा जा रहा है। सेल्स फोर्स ऑटोमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। कुछ समस्या हो मेरे को मैसेज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये चैप्टर 2 है, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। DSS EIS मैंने ये जो कंटेंट है पूरा मैंने अपने मैट से लिया, क्योंकि आपके ICAN के मैट में डिटेलिंग बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो मैंने अपने मैट से जो इंडिया वाला जो मेरा बुक है सिस्टम्स ऑडिट का, उससे काफ़ी कुछ डाल दिया। तो जनरली कुछ मिस होना नहीं चाहिए आपका। डिसीजन मेकिंग, स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग, ये सब जो है ना, ठीक है ना। चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बोल रखा है। TPS लास्ट टाइम आया था, तो DSS EIS एक्सपर्ट सिस्टम AI ये सब इस चैप्टर में दिया गया है, तो अच्छे से इसको भी कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से काफ़ी कुछ ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं अपने इसमें, और पढ़िए थोड़ा डिटेल में, लक हुआ तो आपको काफ़ी कुछ कॉमन मिल जाएगा ये 2 वीडियो में जो मैंने शेयर किया है, और बाकी तो लक है आपका, ठीक है ना। बट जहाँ तक है होपफुल्ली कॉमन आएगा, और 60-70 प्लस जा सकता है। 60 प्लस जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फेल तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से एक पैटर्न वगैरह निकल के आ रहा है। बाकी ऑल द बेस्ट। कुछ लगे मेरे को मैसेज वगैरह कर दीजिए, ठीक है ना। और टेलीग्राम चैनल में नोट्स मिल जाएगा। हाँ, एक और चीज़ है, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, यूट्यूब चैनल को, है ना, और थोड़ा लाइक वगैरह दे दीजिए, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट।